फोकस है। और हम जो बेवजह, अब मैं चीन की सड़कें देखता हूं बॉर्डर पे, मैं डिफेंस सलाहकार समिति में था, डिफेंस के स्टैंडिंग कमेटी में था, हमने चीन के बॉर्डर रोड्स देखे, बहुत अच्छे, हमारे क्यों नहीं? तो छोटी छोटी चीजों के लिए फाइल को यहां आना पड़ता है। हमने निर्णय लिया कि बॉर्डर रोड्स ये प्राथमिकता है, देश बचेगा तो पर्यावरण बचेगा। मनीष जी, कहीं पर यह बात खटकती है कि जो छवि बिगड़ी पर्यावरण मंत्रालय की, जिसे स्पीड ब्रेकर मंत्रालय, जिसे अवरोध खड़ा करने के लिए जिस मंत्रालय को कहा गया, वो आपके कार्यकाल में हुई। लेकिन साथ ही जब हम आंकड़ों को भी देखते हैं तो लगता है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के लिए जो फाइल्स जाती थी उनमें से 98-99% क्लियर हो गए, ऐसा नहीं था कि कुछ बचा रह गया था। तो क्या ये एक मानसिकता सी हो गई है कि अगर बजट हरा भरा होगा, अगर जो फाइनेंशियल पॉलिसी हमारी हरी भरी होगी तो गलत होगी? कहीं पर सिर्फ यही है जो विकास में अवरोध डालता है और कुछ नहीं? देखिए, जावड़ेकर साहब 2 मंत्रालय देख रहे हैं, पर्यावरण और सूचना और प्रसारण। जहां तक का पर्यावरण का संबंध है, मेरा कोई लंबा चौड़ा उसमें तजुर्बा नहीं है, क्योंकि मुझे वो मंत्रालय देखने की खुशकिस्मती नहीं मिली। पर इन्होंने बात शुरू की जो वेस्टर्न घाट्स के ऊपर स्ट्रेटेजिक बेस है, जिसको प्रोजेक्ट सीबर्ड कहते हैं। तो मैं प्रकाश जावड़ेकर जी से एक बात कहना चाहता हूं कि जिन किसानों की जमीन ली गई थी उस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के लिए, वो उसमें उन किसानों ने सुप्रीम कोर्ट तक अपना केस लड़ा और केस वो जीत भी गए, और उनका जो मुआवजा है वो पिछले कई साल से लंबित पड़ा है। तो अगर आप प्रोजेक्ट सीबर्ड को इतनी प्राथमिकता दे रहे हैं तो मेरी आपसे ये भी गुजारिश होगी कि जो वहाँ पे किसान हैं जिनकी ज़मीन लेकर उसको बनाया गया है, उनकी भी जो उनका कॉम्पनसेशन है उनको जल्द से जल्द अगर आप मुहैया कराएंगे तो बढ़िया रहेगा। पर जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, एक मिनट, एक वाक्य कहूंगा, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। इसी मूड में रहेंगे तो सजेशंस स्वीकार है। आप उसको क्रियान्वित कर दीजिए तो आपको किसान बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे। जहां तक आपके सवाल का संबंध है, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो क्लियर हुए, और जो प्रोजेक्ट्स रुके भी हुए थे उनको फास्ट ट्रैक करने के लिए कैबिनेट कमेटी और इन्वेस्टमेंट्स बनी। और कैबिनेट कमेटी और इन्वेस्टमेंट्स जिसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला, उसकी प्राथमिकता यही थी कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, उनको किस तरह से हटाया जाए। पर अधिकतर ये भी पाया गया कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज हैं वो सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से नहीं रुकी हुई थी, जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारें भी बहुत लंबा समय लगाती हैं। जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, उसके बाद जो बाकी क्लियरेंसेज देने की सारी परियोजना है। तो इसलिए अगर एनडीए की सरकार या बीजेपी की सरकार एक समन्वय चलेगी प्रदेश सरकारों के साथ, तो शायद जो ये काम करना चाहते हैं कि उसको फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं, उसमें इनको सहूलत मिलेगी। लेकिन प्रकृति से समन्वय कौन बनाएगा? नहीं, प्रकृति से हम बनाएंगे। जिस वेस्टर्न घाट्स की हम बात कर रहे हैं, आप लोग बार बार उसके स्ट्रेटेजिक पहलू की बात करते हैं, लेकिन उसी पर जो स्टडी की गई है जिसको पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया, उसमें 37% ऐसी जमीन को भी बताया जाता है जो इकोलॉजिकली बेहद सेंसिटिव है, जिसे छूना नहीं चाहिए। लेकिन एक मिनट, ये जो सी बर्ड और वेस्टर्न घाट का आप मिक्स मत करिए। वेस्टर्न घाट के कस्तूररंगन कमेटी के रिपोर्ट में कारवार इज फ्री, तो दैट इज नॉट, उसमें से हमने कुछ नहीं किया है, कस्तूररंगन की रिपोर्ट के मुताबिक ही किया है। मूल मुद्दा क्या है मैं बताता हूं। 210 दिन की प्रक्रिया है, और जो मनीष जी ने कहा वो भी सच है कि राज्यों का भी भूमिका है। अब हम सब एक मानसिकता में आना चाहिए कि जो ठीक है वो होना चाहिए, जो ठीक नहीं है नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हमने क्या सोचा, 3 काम किए। पहला काम यह किया कि नाउ देर इज ए प्रोसेस ऑन ऑलरेडी फ्रॉम 1 जुलाई, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ applications for TOR and environment clearance are now mandatorily online only. So there is no delay, and at every sub stage of clearance they can check, the applicant can check where it is stuck, and he can immediately take recourse and the matter will go ahead. That's first. Second,
For forest clearance also, we will start in the month of August, from next month. So this is basic processes improvement. Second improvement, what we have done is, somebody in our meetings, officers told that first we do environment clearance, then we do forest clearance, then we do wildlife, if there is a issue of wildlife, then that clearance, and then if there is a tribal area, so tribal departments, tribal welfare's clearance. I said, why this is one after another? I have read Gita and Bible. There is not written this, that one after another. It can go simultaneously. You can start processing simultaneously. एक साथ में उसका परिशीलन करो और एक जगह कन्वर्जेंस आएगा. कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई शर्तों पर समझौता नहीं, लेकिन साथ साथ प्रक्रियाएं चलाओ तो समय बचेगा. नर्मदा बांध को लेकर आपने समझौता किया या नहीं? बिल्कुल जल्दबाजी में बस ये नर्मदा बांध क्यों ये 2 हफ्ते में कैसे एक निर्णय आया? देश की परियोजना है जो 40 साल से की, जिन्होंने नर्मदा की लड़ाई में जो नर्मदा के सारे मसले जिन्होंने लंबित किए, उनको सही मात्रा में जवाब देना चाहिए जनता को, क्योंकि उनके कारण इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ी. नर्मदा ये पार्टी का इशू नहीं है. नर्मदा ये प्रोजेक्ट देश का प्रोजेक्ट है, कब से बना है और वो पूरा होना चाहिए. ऐसा आधा अधूरा थोड़ा ही छोड़ सकते हैं. मनीष जी, आपको लगता है जयंती नटराजन हो या जयराम रमेश हो, उन्होंने जब ये पद संभाला उस दौरान जो फैसलों में देरी की गई, उससे भारत की छवि में, उससे निवेशकों के मन में एक डर बैठा कि पता नहीं हिंदुस्तान में क्या हो, निवेश करें या न करें, भागते गए सब. क्या उनके कार्यकाल का बड़ा दोष है? दोनों लोगों का जिनका आपने जिक्र किया वो हमारे सहयोगी रहे हैं और उनके ऊपर या उनके कार्यकाल के ऊपर कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है. पर मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, एक कानून भारत की संसद ने बनाया है. उस कानून का नाम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. उसके प्रावधान है, उसमें कुछ जो प्रक्रिया है उसको बताया गया है. तो पर्यावरण मंत्रालय का या पर्यावरण मंत्री का ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि जो कानून संसद ने पास किया है उस कानून को वो ठीक तरह से क्रियान्वित करे. और जहां तक वित्त मंत्री का या वित्त मंत्रालय का सवाल है या वाणिज्य मंत्रालय का सवाल है, उनका ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि भारत में जो निवेश है या भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, उसको बढ़ाया जाए. तो जरूरी ये है कि एक समन्वय बनाने की जरूरत है. अब इस समन्वय बनाने में क्या यूपीए की सरकार विफल रही? मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है कि बहुत सी ऐसी क्लियरेंसेस जिनमें देरी हुई और जिस देरी का खामियाजा यूपीए की सरकार को भुगतना पड़ा, उसमें सही में मूल रूप से जो भूमिका थी वो राज्य सरकारों की थी. क्योंकि जब ये कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट्स में मामले आते थे तो ये पाया जाता था कि अधिकतर जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है या जो और माइनिंग क्लियरेंसेज आनी है स्टेट गवर्नमेंट से या फॉरेस्ट क्लियरेंसेज आनी है, तो मैं कुछ प्रदेश सरकार को दोष नहीं दे रहा. जरूरी बात यह है कि आप समन्वय कैसे बनाएंगे. जो आपने बात कही कि प्रकृति और विकास वो दोनों साथ साथ कैसे चलेगा, ये इनके सामने चुनौती है और ये देखते हैं कि इस चुनौती का ये किस तरह से निर्वहन करते हैं. किस तरह से करेंगे? नहीं, निश्चित करेंगे, क्योंकि देखो इसमें हम ये राजनीति की दृष्टि से देख भी नहीं रहे. केरल के मुख्यमंत्री ओमन चंडी जी आए, उन्होंने वेस्टर्न घाट पे अपनी भूमिका बताई. मैं केरल गया था, कम्युनिस्ट भी आए, कांग्रेस भी आए, बाकी हर वहां रीजनल पार्टी भी बहुत है, वो सब आए, एनजीओज भी आए, सबको साथ लेकर हम जा रहे हैं. मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा कि ऐसा नहीं कि एक परमिशन दिया तो कुछ भी करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा. उसकी शर्तें होती है और शर्तें होती है उसमें पर्यावरण की रक्षा. जब हॉर्नबिल का मुद्दा या नारकोंडम और कोको आइलैंड के संदर्भ में हमने एनजीओज को भी सुना, हमने आर्मी को भी कहा
कैसे समन्वय से एक दोनों मंजूर। एनजीओ की बात आपने कर ली है तो इसलिए मैं एनजीओ का मुद्दा जरूर यहां पर छेड़ूंगी। आईबी की एक रिपोर्ट आई और एनजीओ के ऊपर उंगलियां उठ गई। अब ये वही एनजीओ हैं जो पर्यावरण के खातिर आवाज उठाते हैं, वो विदेशी एजेंट होने के, अगर हम कहें तो वो पांचवा खंबा है आज लोकतंत्र का, उनकी आवाज क्या इतनी गैर जरूरी हो गई? नहीं, किसने कहा? मैंने तो कहा कि हम तो संवाद कर रहे, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि सारी एनजीओ कोई गलत है। हाँ, कुछ का जरूर अलग है, लेकिन जो ठीक है, जो सच्ची देश भावना से, जो वाइल्ड लाइफ के लव से जो अच्छा काम करते हैं, ऐसी भी संस्थाएं हैं, तो अच्छे आवाजों को क्यों नहीं सुनेंगे? हम सबको सुनेंगे, सबके साथ चर्चा करेंगे और निर्णय देश हित में करेंगे। सालों पहले इंदिरा गांधी ने एक दफा कहा था कि जब विकसित देशों ने ये बातें उठानी शुरू की कि पर्यावरण को नुकसान होता है, विकास की कीमत हमें चुकानी पड़ती है, उस वक्त बहुत तालियां पिटी थी। इंदिरा गांधी ने कहा था कि अगर कोई प्रदूषण है तो वो गरीबी है, गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषण है। उस वक्त सब सहमत हुए थे। क्या लगता है कि वहीं कहीं रास्ता भटक गए सब? अब देखिए, चीन पिछले कुछ सालों से उसने अपने विकास का खामियाजा समझ में आ रहा है, उसे कहां पर भुगत रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कानून, हमारे कानून को क्या इतने पर्याप्त, हम कहें टीथ, इतने दांत हैं कि वो काट सके पर्यावरण के जो कानून हैं उसमें भी बदलाव की जरूरत। सिर्फ दो पार्टियों की बात नहीं है, ये दुनिया की बात है हमारी। देखिए, जहां तक पर्यावरण के कानून की मुझे समझ है, क्योंकि वकालत के दौरान थोड़ा बहुत उससे मेरा भी वास्ता पड़ा है कि उसमें दांत ही नहीं है, दांत काफी तेज भी हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कानून में कोई दोष है। और इस मुल्क में जिस तरह से एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुआ है और जिस तरह से उसमें न्यायपालिका की भूमिका रही है, खास करके उच्चतम न्यायालय की, और उसके बाद एम्पावर्ड कमेटी बनी, फिर आपने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाया, तो इसलिए जरूरी बात यह है कि आप किस तरह से जो क्लियरेंसेस का टाइम है उसको कट करके एक टाइम बाउंड मैनर में आप क्लियरेंसेस दे पाएं। क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि जहां तक गरीबी का सवाल है, गरीबी को हटाना हर सरकार की प्राथमिकता रहती है, और इसीलिए अगर आप देखें 2004 से 2014 तक आप कोई भी मापदंड अपनाएं, 140 करोड़ ऐसे लोग हैं, आपके 13.9 मिलियन ऐसे लोग हैं, 139 मिलियन, 14 करोड़ हो गया, जिनको गरीबी रेखा से ऊपर लेके जाया गया। तो इसलिए ये जरूरी है कि गैर सरकारी संगठनों की बात सुनी जाए, पर ये जरूरी नहीं है कि गैर सरकारी संगठनों का जो एजेंडा है उसको आप पूरा करने में अपनी भूमिका भी साथ साथ निभानी शुरू कर दें। अच्छा प्रकाश जी, आप जब दो प्रवक्ताओं को बुलाते हैं ना, तो ऐसा आपको दिखता है, क्योंकि अभी आप प्रकृति के प्रवक्ता हैं। नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं, यानी एक सहमति सी जैसे अभी आपको दिखाई दे रही है, एक तरह से हम चाहते हैं कि एक इस पर देश भर में एक सहमति बने कि ये कोई लड़ाई का विषय नहीं है, देश को भी आगे बढ़ाना है और पर्यावरण की रक्षा करना है। क्या विरोधाभास और इस दिशा में मैं एक विषय जो आपने कहा इंदिरा जी का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गरीबी सबसे बड़ी प्रदूषण है और इसको समाप्त करना ये प्राथमिकता है। आपको मालूम है, पहले पॉवर्टी एलिवेशन कहते थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा पॉवर्टी इरेडिकेशन। दूसरी बात कही उन्होंने, ये पहले मंत्रालय होता था एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, लेकिन क्लाइमेट चेंज की सारी दुनिया की विश्व भर की चर्चा को ध्यान में रखते हुए गुजरात में पहले क्लाइमेट चेंज का मिनिस्ट्री शुरू हुआ, और अब इस मंत्रालय को भी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की भी ये जोड़ा है, क्योंकि उसको स्ट्रेस होता है। और अभी मैं नैरोबी में जाकर आया, यूएन जनरल असेंबली का जो एनवायरमेंट का असेंबली यूएन की बनी है, यूएनईपी, तो उसकी पहली असेंबली का था और 160 देश के पर्यावरण मंत्री आए और बहुत अच्छे तरीके से चर्चा हुई, और हमने वही पक्ष रखा। ये पॉलिसीज कुछ कंटिन्यूड होती है और स्ट्रेस थोड़ा बदलता है, और वो करके हमने वही पक्ष रखा है मजबूती से, भारत का जो पहले से पक्ष है, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसमें हम बिल्कुल एक तरह से चलेंगे। जिस विरोधाभास की बात मैं कर रही हूं, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुए, तब से जिस तरह की वो बातें करते थे, उससे पर्यावरणविदों को बहुत उत्साह बढ़ता था कि शायद यही इकलौता शख्स है जो पर्यावरण के लिए कुछ कर सके। बिल्कुल। अब देखिए, एक तरफ गंगा को बचाने की बात होती है, दूसरी तरफ
बांध निर्माण का जो पैमाना बताया जा रहा है, जो योजना जो बनाई जा रही है, क्या इन दोनों चीजों को साथ लेके चला जा सकता है? हाँ बिल्कुल, गंगा का हम 4 मंत्रालय उसके संबंधित है। हम 7 तारीख को एक गंगा मंथन करने जा रहे हैं विज्ञान भवन में। तो गंगा मंथन में सबको सुनेंगे, जो जनप्रतिनिधि है उनको भी, जो एनजीओज है उनको भी, जो वैज्ञानिक है जिस पर उन्होंने काम किया है उनको भी, टेक्नोक्रेट्स है जिन्होंने गंगा मिशन पे बहुत सारा काम किया है उनको भी सुनेंगे, और जो मूवमेंट में है, साधु संत है और बाकी लोग भी है, गंगा के लिए बहुत प्यार से लोग काम करते हैं अपने अपने तरीके से, तो इनको भी सुनेंगे। सबका सुन के फिर मंथन, इसलिए उसको मंथन नाम दिया है। और गंगा के लिए हम प्रतिबद्ध है, क्योंकि केवल गंगा के लिए नहीं, गंगा हमारी प्रातिनिधिक सबसे प्रमुख नदी है, लेकिन आपको पता होगा सीएजी के बहुत रिपोर्ट्स की चर्चा हुई, लेकिन एक बहुत अच्छा रिपोर्ट छिप गया जिसमें कहा कि हमारा पानी कितना प्रदूषित है। 50% of our domestic waste goes untreated in water bodies. One third of our industrial waste goes untreated, and 2/3 of our agriculture waste goes untreated. तो इतना बड़ा, तो पानी हमें शुद्ध चाहिए, नदियां अच्छी चाहिए, और ऐसी कोई बांध वगैरह की योजना अभी नहीं बनी है, उसकी तो चर्चा चल रही है, लेकिन जो भी है अविरल गंगा का ही हमारा आंदोलन था, तो अविरल भी बहेगी, नेविगेशन भी हो सकता है, पावर जनरेशन भी हो सकता है, क्षेत्र डूबेगा नहीं, रिहेबिलिटेशन का मुद्दा नहीं आएगा, नदी को हार्वेस्ट करने का बहुत अच्छे तकनीक दुनिया में पैदा हुए हैं, हमें उसकी ओर देखना चाहिए, कुछ अच्छा करेंगे, सबके सहमति से करेंगे। एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है मनीष जी। दरअसल एक तरफ पर्यावरण मंत्रालय को अवरोध मंत्रालय के तौर पर देखा जाता है, आपने ये कहा कि सिर्फ दांत नहीं है, काट भी बहुत अच्छे से सकता है ये मंत्रालय, लेकिन 1993 से 2008 के बीच 195 कोल ब्लॉक्स आवंटित किए गए, इसमें से सिर्फ 30 सुचारू रूप से चल रहे हैं। 2004 और 8 के बीच 160 आवंटित किए गए, सिर्फ 2 में प्रोडक्शन चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस आड़ है इस मंत्रालय की, बस आड़ है कि भाई हरा भरा नहीं हो सकता है, विकास के रास्ते में यही अवरोध है, और दरअसल दिक्कतें कहीं और हैं, और समन्वय की जरूरत है अगर हमें सब कुछ हरा भरा रखना है तो? नहीं, आपका अगर सवाल ये है कि जो बाकी कोल ब्लॉक्स हैं वो प्रोडक्शन में इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको पर्यावरण क्लियरेंसेस नहीं मिली। आए सारे, लेकिन काम नहीं हो रहा है, यानी कि पर्यावरण मंत्रालय का सीधे तौर पर लेना देना है नहीं। आपको तो मिल गई थी छूट, आप जाइए करिए, लेकिन वहां पर तो काम जितना जो इस वक्त की स्थिति है वो तो कहीं और इशारा करती है। नहीं, अगर आपका कहने का तात्पर्य ये है कि पर्यावरण मंत्रालय ने तो अपना क्लियरेंसेस दे दी थी, और अगर जो निजी क्षेत्र के लोग हैं या सरकारी क्षेत्र के लोग हैं अगर उसको प्रोडक्शन में नहीं ला रहे हैं तो जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए कि अगर किसी ने अपना एलोकेशन लिया है और वो एलोकेशन ठीक ढंग से किया गया है तो उसका ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि उसको प्रोडक्शन में लेके आए, और अगर कोई उसको प्रोडक्शन में ही नहीं लेके आ रहा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो और चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, तो फिर कोल ब्लॉक उनसे वापस ले लेना चाहिए। एक बहुत उसमें दिक्कत थी, लास्ट में सवाल क्योंकि मुझे भी जाना है, ये बहुत मनीष जी ने कहा, उसका एक दिक्कत वाला हिस्सा ये था कि एनवायरमेंट क्लियरेंस पहले नहीं होता था, फॉरेस्ट क्लियरेंस पहले नहीं होता है, पहले आपने दे दिया, फिर वो ढूंढता रहा, फिर 3 साल का आपका अवधि समाप्त हो गया, तो फिर कुछ नहीं बचता। इसके लिए अभी परसों पिछले 2 सप्ताह पहले प्रकाश सिंह बादल जी मुख्यमंत्री पंजाब के आए थे, उनको 26 सैंड माइंस ऑक्शन करने हैं। अब ऑक्शन से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। ऑक्शन करने पर बीडर्स का यह कहना था कि इसका एनवायरमेंट क्लियरेंस हमें दे दो। हमारे अधिकारी कह रहे थे कि एनवायरमेंट क्लियरेंस हम केवल ओनर को दे सकते हैं, ऐसा हवा में नहीं दे सकते। तो ओनर कब तय होगा? ऑक्शन से होगा। ऑक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं है। हमने उसका रास्ता निकाला। रास्ता ये निकाला कि भाई मैंने पूछा कि हमने एनवायरमेंट क्लियरेंस की प्रोसेस पूरी की है क्या 26 के लिए? तो बोले पूरी की है। अगर पूरी की है तो हमने साइट को क्लियरेंस दिया है या आदमी को क्लियरेंस दिया है? तो साइट का क्लियरेंस है। तो मैंने कहा इतना तो लेटर हम दे सकते हैं उनको कि दीज साइट्स आर एनवायरमेंटली क्लियर। As soon as your auction is over and owner is decided through auction, once you name the owners, we will give environment clearance within 30 days. What is wrong in it?
It's just a matter of process and it's solved. It's done. ये तरीका है. मुझे लगता है आप पैशन से काम करोगे, आप अगर इच्छा है, इफ देयर इज अ पॉलिटिकल वे, देयर इज पॉलिटिकल विल, देयर इज अ वे, और वो वे हम निकालेंगे सबको साथ लेकर. आखिरी बस इतना बता दीजिए कि ये पर्यावरण मंत्री रहते हुए क्या पर्यावरण के अच्छे दिन आने वाले हैं? बिल्कुल आने वाले. पर्यावरण की भी आएंगे, लोगों की भी आएंगे. देखो, मैं ये नहीं मानता, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही अपने भाषण में लोकसभा में भी, कि हम ये नहीं कहते कि पहले सरकारों ने कुछ नहीं किया. एक बड़ी बात थी. और अटल जी हमेशा कहते थे कि हम ये नहीं कहते कि पहले लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन जितना और जैसे होना चाहिए था उसकी हमारी लड़ाई है. और अगर ये लड़ाई है तो हम वो वैसा और उसी तरह से करके दिखाने का एक अवसर है, और हम करेंगे. 60 साल आप रहे, 6 साल हम रहे थे, अब आगे और करेंगे. मैं सिर्फ पर्यावरण मंत्री को आगाह करना चाहता हूं कि ये जो मंत्रालय है ये अत्यंत ही एक संवेदनशील मंत्रालय है और अदालतों की उस पर बड़ी पैनी नजर रहती है. तो इसलिए जरूर आप क्या कहते हैं जल्द क्लियरेंसेस करिए, पर उसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रक्रिया है वो पूरी ठीक तरह से की जाए. बिल्कुल. बहुत बहुत धन्यवाद. यही मैंने कहा, कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ अपोजिशन क्या हो. थैंक यू मनीष.